तो अगर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस से अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आता है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में लिखने को, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसका आंसर? तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अलायंस है क्या। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई ये एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसका मकसद क्या है कि एक अलायंस जो है गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री के बीच में डेवलप करना, ताकि बायोफ्यूल्स के एडॉप्शन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आप सीधे इसका फाउंडिंग मेंबर्स का जिक्र करेंगे कि जो 9 फाउंडिंग मेंबर्स है उसका नाम लिख देंगे, जिसमें यूएस, इंडिया, यूएई और इटली का तो नाम लिखेंगे, उसके अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना का नाम लिखना ही होगा। उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये दुनिया का 85% बायोफुल प्रोडक्शन करते हैं और लगभग 80% कंजम्पशन भी करते हैं। उसके बाद एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात कर देंगे कि भाई देखो, इंडिया जो बायोफ्यूल्स है उसको एक एक एनर्जी ट्रांजिशन में कैसे इसको यूज किया जा सकता है, कैसे इसका हेल्प से जॉब क्रिएशन किया जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा आप बात करेंगे आईईए रिपोर्ट का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कहता है कि नेट जीरो टारगेट के कारण जो है 3.5 से लेकर 5 गुना ज़्यादा आपका ग्रोथ पोटेंशियल है बायोफ्यूल्स का। उसके अलावा बताएंगे कि इंडिया के लिए क्यों फायदेमंद है, इंडिया का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है सतत, पीएम जीवन गोवर्धन, ये सब में भी गोल बायोफ्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद आप क्या बात करेंगे, इसमें आप बात करेंगे कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके इसके मेंबर्स बनने को मतलब राजी हैं। ठीक है, कौन कौन है भाई? तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन, ये सब का आप अगर जिक्र करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद अब आता है हमारा जो नेक्स्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो ये भी ना G20 का एक समझो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस से क्वेश्चन जितना ज़्यादा संभावना है, उससे कहीं ज़्यादा संभावना है कि ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में एक क्वेश्चन आ जाए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका देखो रीजन क्या है कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पर हर कोई लिख देगा, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या ये एमओयू। एमओयू वाज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, यूएस, यूएई, इटली। देखो चार कंट्री आ गया ना, मैंने क्या कहा था कि ये चार कंट्री हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया, यूएस, यूएई, इटली के अलावा सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी जो है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि हम एक आईएमईसी डेवलप करेंगे, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करेंगे। अब इसका इंट्रो में आप क्या लिखेंगे कि आईएमईसी इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव कॉल्ड पीजीआईआई। पीजीआई क्या है? पीजीआई जो है वो एक तरह से पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये G7 जो समिट हुआ था 2021 के अंदर, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या है पीजीआईआई? पीजीआई एक फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको फाइनेंस करने का काम करेगा। ठीक है, और ये कैसे फाइनेंस करेगा? पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके। ठीक है, आईएमईसी इज सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। इंट्रो में आप ये लाइन डाल देंगे, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा कि आईएमईसी जो है ये क्या है? तो भाई एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसका एम क्या है? इट एम्स टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग रेलवे एंड सी लेन्स। रेलवे, सी लेन्स वगैरह का यूज करके एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नेटवर्क तैयार करने वाला है आईएमईसी। ठीक है, ये आपका इंट्रो पार्ट हो गया। अब उसके अलावा आप बात करें कि आईएमएसी सीन एज ए रिस्पॉन्स टू चाइनाज बीआरआई एज एन अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। आपको पीजीआईआई ही इसीलिए स्टेब्लिश किया गया था कि चाइना का जो बीआरआई है, जो एक तरह से जबरदस्ती का लोन देके ट्रैप कर लेता है कंट्रीज को, उसका पोर्ट वगैरह और उसका जो स्ट्रेटजिक पोर्ट्स वगैरह को हथिया लेता है, तो वो उसको काउंटर करने के लिए चाइना को जो पीजीआईआई लॉन्च किया गया था, उसी का एक समझिए एक्सटेंशन है आईएमईसी। G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट, ये अब तीसरा टॉपिक आ गया। तो आपसे जो आईएमईसी के बारे में पूछेगा वो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन आईएमईसी में आप समझिए कि दो पार्ट है इसका। एक तो इंडिया को एक पार्ट जो है सऊदी अरबिया या मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, और दूसरा कॉरिडोर जो होगा वो मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ठीक है,
तो ये आप इसमें थोड़ा मैपिंग वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए ये आपका इंट्रो है आईएमईसी का, ठीक है। इस पर एक डिटेल वीडियो जरूर आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आने वाला है भाई। 100% तो नहीं कहूँगा, 99.99% आने वाला है। 0.1% फॉर माई सेफ्टी, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करते हैं कि न्यू दिल्ली क्योंकि देखो मेरा हमारा यहाँ मेन मकसद, मेन टॉपिक क्या है, G20। तो G20 के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं उसको हमको कवर करना ही होगा, ठीक है। तो G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट, ये भी एक डॉक्यूमेंट हुआ था, ठीक है। G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट था जिसको तैयार किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें इंडिया का काफी तारीफ किया गया भाई। तारीफ किस मुद्दे पर कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो एक इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तैयार हुआ है, उसका जो है इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव देखा गया इंडिया के अंदर, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है उनका चर्चा किया गया है, और बताया गया है कि कैसे इन इनिशिएटिव्स ने इंडिया का जो डिजिटल पूरा लैंडस्केप है उसको बदल के रख दिया, ठीक है। पहली बात किया इन्होंने रैपिड फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच है, इसके कारण क्या हुआ है कि 40 इसमें क्या है कि जो जिस फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा होने में 47 साल लग सकते थे, वो बिल्कुल 6 साल में ही पूरा हो गया। और इसमें सबसे बड़ा जो कमाल किया है वो जेम ट्राइनिटी ने किया है। जनधन, आधार और मोबाइल जो है ट्राइनिटी ने किया है। जेम ट्राइनिटी के कारण फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2008 में आप देखें कि 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो सिर्फ 25% का था, जो 6 साल के अंदर 80% से ज़्यादा हो गया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, नेशनल पॉलिसीज एंड आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कंप्लीटेड डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से समझिए कि एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इस तरीका कुछ चीज़ें होता है, उसी को तो बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना, ऐसे ऐप्स बनाना, ऐसे चीज़ें बनाना जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज को ज़्यादा सुचारू ढंग से सिटीजन्स तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, डिजिटली। उसी को बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में जैम ट्रिनिटी, जनधन योजना, आधार कार्ड वाला जो सिस्टम था और मोबाइल के साथ जो इसको कनेक्ट किया गया, इन दोनों को, तो इससे जो है एक तरह से समझिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में रिवॉल्यूशन आ गया इंडिया में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हमारा G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट वर्ल्ड बैंक का है वो कह रहा है। थोड़ा प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, उसका अकाउंट जो है 3 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। देखो 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उस समय जो अकाउंट होल्डर्स थे इंडिया के अंदर वो लगभग 14 करोड़ के आसपास थे, 147 मिलियन, जो बढ़ के 46 मिलियन यानी 46 करोड़ हो चुका है, ठीक है, 462 मिलियन। अब महिलाओं का इसमें बहुत ही ज्यादा बोलबाला रहा है। जो जनधन अकाउंट्स आप देखेंगे तो लगभग 56% जनधन अकाउंट जो है ना भाई, वो महिलाओं के, ठीक है। ठीक है, लगभग 26 करोड़ के आसपास ये जनधन अकाउंट्स हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ड्रॉप सेविंग्स एमंग लो इनकम वुमेन, जो लो इनकम वुमेन है जिनकी इनकम काफी कम है, उसके अंदर भी एक तरह से सेविंग हैबिट जो है डाला है, ठीक है। 2023 से 2023 तक जो है लगभग 12 मिलियन कस्टमर्स जो हैं इसके अंदर ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, सेविंग्स के अंदर। गवर्नमेंट टू पर्सन्स पेमेंट, ये गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट क्या, एक्चुअली डीबीटी का बात कर रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है जैसे पीएम किसान के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही तो है। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना था उसके अंदर भी 500 रुपया जो जनधन अकाउंट्स में डाला गया 3 महीना के अंदर, वो भी डीबीटी के अंदर ही डाला गया। गैस सिलेंडर का जो आपको पैसा आता है सब्सिडी का, वो कहाँ आता है, डीबीटी के थ्रू ही आता है। तो बोलता है कि गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स किस तरीका से हुए हैं, तो बोलता है कि इंडिया का जो डिजिटल गवर्नमेंट टू पर्सन आर्किटेक्चर हुआ है उसके कारण लगभग 361 बिलियन ट्रांसफर्स जो हैं वो बेनिफिशियरीज के खाते में हुए हैं। और ये अलग अलग मंत्रालय और बहुत सारे स्कीम्स के जरिए हुए हैं, ठीक है। और इसके कारण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लगभग जो है $33 बिलियन का सेविंग्स हो चुका है 2022 तक, जो कि इंडिया का जीडीपी का लगभग 1.14% है।
उसके अलावा इन्होंने बात किया यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का, जिसका डोमिनेंस रहा है इंडिया के अंदर। बोलते हैं कि मई 2023 के अंदर ही अगर आप देख लें तो 9.41 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि लगभग 15 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है। फिजिकल ईयर 2022-23 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% था। तो ये आपको कहानी बयां कर रही है कि इंडिया के अंदर किस तरीका से डिजिटल रिवॉल्यूशन आया। तो जब भी डिजिटल इंडिया की बात हो, जब भी आपको जब जब भी आपका बात हो कि इंडिया के अंदर किस तरीका से डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, तो उसमें आप इस डॉक्यूमेंट का जिक्र कीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र कीजिए, जैम ट्रिनिटी का बात कर लें, डीबीटी का बात कीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का बात कीजिए। अब आप प्राइवेट सेक्टर इफिशियंसी भी बढ़ी है, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इफिशियंसी भी बढ़ा है। डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने क्या किया है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी घटा है, कॉस्ट घटा है, टाइम घटा है, सब कुछ घटा है। ठीक है। और ये सब हुआ हो पाया है सिर्फ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसके कारण हुआ है। ठीक है। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़ा है आपके सामने। बैंक्स कस्टमर ऑन बोर्डिंग कॉस्ट, बैंक को अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कस्टमर्स को जो पैसे लगते हैं उसमें काफी गिरावट आया। पहले यूएसडी $23 लगते थे, जो घट के यूएसडी 0.1 हो गया है। और ये तब हुआ जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होने लगा। ठीक है। निर्मला सीतारमन का एक बड़ा ही फेमस कोट, मतलब एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि जो आधार के कारण जो है ना, केवाईसी जो होता है ना, नो योर कस्टमर वगैरह, तो वो जो बैंकों में केवाईसी होता था उसका लगभग दाम 700 रुपया हो जाता था भाई, बैंक्स को करने में 700 रुपया लग जाता था, जो घट के सिर्फ 3 रुपया हो गया। ठीक है। यहीं पर यही बात ये लिखा है कि लोअर कंप्लायंस कॉस्ट फॉर केवाईसी, केवाईसी कंप्लायंस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व था वो काफी कम हो चुका है। ठीक है। पहले लगभग 700 रुपया लगता था, जो घट के 3 रुपया हो गया। सोचिए कितना बड़ा जो है बदलाव आया। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में यूपीआई पे नाउ लिंकेज के कारण जो है, जो आपका पेमेंट है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, वो फास्टर और चीपर हुआ है सिंगापुर के साथ। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है भैया? तो अकाउंट एग्रीगेटर एक तरह से समझो कि आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी होती है, जो किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, हेल्प करता है ताकि वो जो आपका जो भी डिजिटल आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ, वो आपको बता देता है। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सब कैसे बताता है? अकाउंट एग्रीगेटर ही तो बताता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर का काम ही है वो एक डेटा को कलेक्ट करता है और जो आपके मर्जी से दूसरे को वो ट्रांसफर कर देता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के कारण क्या हुआ है कि 1.13 बिलियन अकाउंट्स जो है वो डेटा शेयरिंग के लिए जो है अपना कंसेंट्स दे चुके हैं। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा का इसमें बात किया गया है। डेपा जो है डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ये इंडिविजुअल्स को अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है। इजाज़त देता है कि वो अपने डेटा को कंट्रोल करें। इससे इनोवेशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई? जब भी आपका डिजिटाइजेशन का बात हो तो सारे लोग जो है डिजिटल इंडिया और ये सब बात करेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे और इसमें जो 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 डेटा बताया गया, जो जो चीज़ों को बताया गया, उसका आप जिक्र करेंगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। डीबीटी का बात कीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का बात कीजिए, प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ा है। आप जिक्र कीजिए कि भाई बैंक्स के अंदर जो केवाईसी का कंप्लायंस होता था उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, 700 रुपया था, अब 3 रुपया हो गया। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है अब यूपीआई पे नाउ से हो सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से आपको काफी फायदा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा बैंक्स का कस्टमर ऑनबोर्डिंग कॉस्ट कम हो गया है। डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर का भी आप जिक्र कीजिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आप G20 के अंदर बात करेंगे कि G20 जो समिट हुआ 2023 के अंदर, उसके अदर हाइलाइट्स क्या है? तो पहली बात, ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इसमें बात किया गया है कि जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 2030 तक 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। G20 कंट्रीज ने प्रोमाइस किया है कि किस तरीका से हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने के लिए काम करेंगे। ठीक है। अगर ये हो गया ना भाई साहब, लोग कहते तो बहुत कुछ है, करते बहुत कम है, लेकिन अगर लीडर्स ने जो वादा किया है अगर वो हो गया
तो इससे बहुत ही बड़ा जो है हमारा इन्वायरमेंटल बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी से लेके 2030 तक लगभग 7 बिलियन टन्स का कार्बन इमिशन होने वाला है, अगर इसी रफ्तार से होता रहा था। लेकिन अगर हमने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर लिया, तो ये जो 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होने वाला है, ये अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, ये असेसमेंट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एजेंसी है, मल्टीनेशनल एजेंसी है, सॉरी इंटरनेशनल एजेंसी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, एनर्जी इफिशिएंसी के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका जो जो ये जो वादा है G20 कंट्रीज का, ये अगर पूरा हो जाता है तो हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर वादा किया गया था कि हम जो एक गोल सेट किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है, लगभग जो 18th 19th सेंचुरी में हमारा जो जिस तरीका का टेम्परेचर था उसी के कंपैरिजन में हमको 2 डिग्री कम ही रखना है, और ज़्यादा हमको कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहे। तो वो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो एक गोल था, उसको अचीव किया जा सकता है अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो। ठीक है, इससे जो है ये भी रिप्रेजेंट होता है कि इट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी अल्टरनेटिव। दुनिया भर में जो आपका फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है, उससे हम दूर जाके क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम तेजी से बढ़ सकते हैं। द डिक्लेरेशन एक्नॉलेजेस दैट द करंट क्लाइमेट एक्शन इज इनसफिशिएंट। ये बार बार आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आता है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें बार बार यही कहा जाता है कि अभी जो हो रहा है दुनिया में वो अपर्याप्त है, और ये डिक्लेरेशन भी वही बात को एक्नॉलेज करता है। एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये देखिए यहाँ पर जो आपका जो फाइनेंसिंग है ना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का यहाँ बात हो रहा है। बोलता है कि दुनिया में अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स से काम नहीं चलेगा, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, ताकि पेरिस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, एक्सपेंडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑन दिस स्केल कुड अवॉइड अबाउट 7 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इमिशन बिटवीन 2023 एंड 2030। ये बात यहाँ पर है, उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये आप जरूर लिखिएगा कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का ये असेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है कमिटमेंट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसका भी बात किया गया भाई। देखो G20 उस समय हो रहा था ना, जब रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, और रसिया यूक्रेन के वार के कारण जो है ना, दुनिया में ग्लोबल फूड सप्लाई डिसरप्ट हुआ। दुनिया भर में जो है गेहूं के और काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते ही चले गए। ठीक है, तो ये आपका जो G20 समिट हुआ है, उसमें एक कमिटमेंट लिया गया कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की तरफ भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब कितना काम होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन इसमें ये डिक्लेरेशन में इस बात का जिक्र है। ठीक है, G20 लीडर्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग राइजिंग कमोडिटी प्राइसेज। और ये जो राइजिंग कमोडिटी प्राइस हो रहा है मेनली ड्यू टू रसिया यूक्रेन वार। ठीक है, रसिया यूक्रेन के वार के कारण ये ज़्यादातर हो रहा है। इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेज विच कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर। ठीक है, कैसे हम फूड को और एनर्जी प्राइसेज को कम करें, इसके लिए भी G20 में बात की गई थी। दे एम टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 इंड पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन एम नंबर 2, गोल नंबर 2 क्या कहता है? इंड हंगर। तो हंगर को इलिमिनेट करना और माल न्यूट्रिशन को इलिमिनेट करने की बात कही गई है। Acknowledge the global challenges like poverty, end poverty, SDG 1, climate change, pandemics, and conflicts disproportionately affect vulnerable population, particularly women and children. The G20 declaration highlights the human suffering and impacts of the war in Ukraine. देखो, यूक्रेन को लेकर ना काफी ज्यादा वो है, बटा हुआ है पूरा दुनिया। तो इसमें यूक्रेन का जिक्र किया गया कि रसिया यूक्रेन वार के कारण किस तरीके से ग्लोबल फूड और एनर्जी सिक्योरिटी और जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन है, और इस पर कैसे प्रभाव पड़ा है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, G20 leaders call for the full timely implementation of ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये अपने आप में ये एक टॉपिक है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एक्चुअली जो है ना, एक समझिए कि एग्रीमेंट था ये। इट वाज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट था जो 4 कंट्रीज के बीच में हुआ था। रसिया और यूक्रेन तो होगा ही ऑफ कोर्स, उसके अलावा टर्की था और यूनाइटेड नेशंस था।
ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो 3 कंट्री और एक यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इन्होंने जो है एक डील, एक एग्रीमेंट साइन किया, ये चार लोगों ने मिलकर, समझो। इसमें क्या कहा गया था कि रसिया जब यूक्रेन पर हमला किया ना फरवरी 2022 में, तो उसके बाद क्या हो रहा था कि जो आपका यूक्रेन से जो काफ़ी सारे जो फूड मटेरियल्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे, उस पर एक तरह से रोक लग गया। और ये जो एक्सपोर्ट होता था ब्लैक सी से होता था, ब्लैक सी से होके जाता था, लेकिन वो ब्लैक सी सीज कर लिया गया एक तरह से, एक तरह से रसिया के वार के कारण, ठीक है ना, रसिया का अटैक के कारण। तो उसके बाद रसिया को मनाया गया कि भाई कम से कम इसको तो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के इसको तो कम से कम जाने दो भाई। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है। इसमें क्या हुआ कि जो भी शिप्स जो थे उसको ग्रेन्स या अदर फूड स्टफ जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, या जैसे फर्टिलाइजर्स के अंदर ही देखो अमोनिया बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इंडिया के अंदर। तो यूक्रेन से जो शिप्स निकलते थे उसको रसिया ने वादा किया कि ठीक है हम सेफली इसको जाने देंगे, ठीक है, हमारे ताकि एक और इसके लिए एक मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी बनाया गया था एक्चुअली। तो ब्लैक सी इनिशिएटिव आपको याद रखना होगा थोड़ा, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये रशिया यूक्रेन वार से जुड़ा हुआ है। और दुनिया भर में कैसे फूड सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया गया था उसके उसको, और उसको कैसे सुचारू रूप से फिर से लागू किया जा सके, इसके लिए ये इनिशिएटिव 3 देश और एक यूनाइटेड नेशन मिलके इसको किया था, ठीक है। उसके बाद द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी रीच्ड ए हिस्टोरिक कंसेंसस ऑन 2 एस्पेक्ट्स। पहला, डक्कन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड द मिलेट इनिशिएटिव कॉल्ड महाऋषि। महाऋषि इनिशिएटिव जो था ना, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल इनिशिएटिव था। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका देखो फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। मतलब यहाँ पर जो मिलेट्स और बाकी ऐसे ग्रेन्स जो एंशियंट हैं, जिसका अभी के डेट में उतना यूज नहीं होता है, लेकिन उसका एक न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस है, उस पर कैसे रिसर्च किया जाए, ठीक है, और कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, इंटीग्रेटेड वे में कैसे उस पर रिसर्च हो, इसके लिए महाऋषि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। देखो महाऋषि कंट्रोवर्शियल क्यों है कि देखो दो चीजें है ना। एक तो महाऋषि जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, और चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। भाई मन करे ना तो सी जिनपिंग का क्या बताऊं यार। महाऋषि जो है ना एक संस्कृत वर्ड है। अब चाइना को ये रास नहीं आया कि भाई G20 में संस्कृत वर्ड क्या कर रहा है। इनफैक्ट तो वो तो वसुधैव कुटुंबकम का भी अपोज किया था। तो महाऋषि इनिशिएटिव फिलहाल जो था उसको ड्रॉप किया गया था इस वर्ड को, लेकिन आगे चल के इसको फिर अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो मिलेट्स को लेके ये इनिशिएटिव है इंडिया का, ठीक है, जिसमें रिसर्च कोलेबोरेशन, जो अलग अलग तरह से रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, उसको कैसे कोलेबोरेट किया जाए ताकि मिलेट्स को लेके एक अवेयरनेस किया जा सके, और एंशिएंट ग्रेप्स को लेके। और आपको पता ही है 2023 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और मिलेट प्रोडक्शन को लेके बिहार बजट में भी चर्चा किया गया, ठीक है। तो इसमें 7 प्रिंसिपल का बात किया गया था, ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को लेकर कैसे हम 7 प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी नेट प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाना, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोचेज, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक तरह से समझो, इंक्लूसिविटी ऑफ एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, वन हेल्थ अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब होता है कि जो हेल्थ है ना वो आप सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात मत कीजिए। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ, प्लांट हेल्थ, सबका हेल्थ जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए वन हेल्थ। डिजिटलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्केलिंग रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सारी बातें G20 डिक्लेरेशन के अंदर है। G20 कमिटेड फॉर प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड रूल बेस्ड ट्रेड इन एग्रीकल्चर, फूड एंड फर्टिलाइजर। ऑफ कोर्स WTO रूल्स को कंप्लायंट करके G20 ने कमिट किया है कि हम भाई बिल्कुल ही जो एग्रीकल्चर के अंदर ट्रेड होगा, जो एग्रीकल्चर फूड और फर्टिलाइजर के अंदर जो भी ट्रेड होगा इंटरनेशनल लेवल पर, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और रूल बेस्ड बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा G20 लीडर्स emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एमिस एंड जियोग्लैम फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है एमिस और तो हमारा जियोग्लैम। तो एमिस जो है वो एक इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है जो फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करता है, ठीक है, ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए दुनिया भर में, ठीक है, ये एमिस है आपका। उसके अलावा आपका जियोग्लाम क्या है। तो जियोग्लैम जो है वो, देखो पहली बात तो एमिस, एमिस जो था वो 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था G20 मीटिंग में, ठीक है। और जियोग्लाम जो है वो मार्केट ट्रांसपेरेंसी और फूड सिक्योरिटी को जो है उसको इन्हांस करता है, ताकि जो एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन है दुनिया भर में टाइमली दिया जा सके,
ठीक है। जियोग्लाम जो है ये भी G20 का ही इनिशिएटिव था, जो 2011 में फ्रेंच प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट, तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये किस तरीका से फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाए दुनिया भर में, इसको लेके काफ़ी सारी चिल्लम चिल्ली जो है G20 के अंदर किया गया। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, क्या क्या है कि कैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को कमिट किया है G20 देशों ने। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का जिक्र करना है। क्या जिक्र करोगे भाई? पहली बात आपको जिक्र करना है कि ये ब्लैक सी ग्रेन डील, ये कीवर्ड है आपका, कि ब्लैक सी ग्रेन डील को फुल टाइमली इम्प्लीमेंट करने का बात किया गया है। दूसरी बात कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, उसको फुलफिल करने की बात कही गई है। ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे महाऋषि इनिशिएटिव की, कि कैसे हम जो है मिलेट्स या अदर एंशियंट ग्रेन्स हैं उसका उसका जो है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, प्रमोशन करें उसका। ठीक है। उसके अलावा जो WTO रूल्स के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कैसे ट्रेड हो, रूल बेस्ड ट्रेड हो, उसको बढ़ाने की बात कही गई। और एमिस और जियोग्लाम का बात करेंगे। एमिस जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म है जो फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करता है। ठीक है। ये क्या करता है? फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करता है और इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को इनकरेज करता है, खास करके ऐसे टाइम में जब आपका फूड क्राइसिस दुनिया भर में हो। ठीक है। ठीक है। तो ये भी 2011 के अंदर G20 के अंदर ही बढ़ाया गया था, दोनों को, जियोग्लाम को भी। जियोग्लाम क्या है तो आपको पता ही है, जियोग्लाम आपका एक इंटरनेशनल G20 इंडोर्स प्रोग्राम है। ठीक है। अब देखो जियोग्राम में क्या होता है ना, कि अर्थ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास, अर्थ ऑब्जर्वेशन का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। ताकि जो डिसीजन मेकिंग है या जो एक्शन टेकिंग है, वो जो है एग्रीकल्चर के अंदर सही समय पर लिया जा सके। ठीक है, किसानों द्वारा। उसके अलावा अब आप बात करेंगे जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसके अंदर आप बात करेंगे स्मॉल आर्म्स एंड टेररिस्ट सेफ हेवन्स की भी इसमें बात की गई है। देखो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस G20 डिक्लेरेशन, स्पेशली 2015 टर्की डिक्लेरेशन। टर्की का जो डिक्लेरेशन 2015 में आया था, इसमें टेररिज्म को बहुत ही जोरदार ढंग से कमेंस डिनाउंस किया गया था। ठीक है। ठीक है। देखो, बाली लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ तो देखो, टेररिस्ट तो एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जहां पर जिस पर बात तो होनी ही है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़े हल्के शब्दों में इसका बात करके छोड़ दिया जाता है। जैसे जो आपका बाली डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें जो बस जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर बात हो गई, उस पर बात की गई। ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन थोड़ा सा एक वाइड रेंज ऑफ कंसर्न को जो है इनकम्पास करता है। ठीक है। इसमें पहली बात तो ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को कंडेम किया गया। जितना तरह का टेररिज्म है, चाहे बैड हो गुड हो, सबको इन्होंने कंडेम किया। दूसरी बात कि इन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इफर्ट्स है ग्लोबल असेट रिकवरी नेटवर्क्स बनाने में और क्रिमिनल प्रोसीड्स को रिकवर करने में, उसको इन्होंने सराहा है। इसके बाद ये तो आपका स्मॉल आर्म्स, ये तो टेररिज्म के बारे में हो गया कि G20 के अंदर टेररिज्म को लेके क्या है। उसके बाद आप बात करेंगे हेल्थ केयर को लेके क्या है, तो हेल्थ केयर को कैसे रेजिलियंट बनाया जाए और कैसे रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, उसका भी बात G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में किया गया है। ठीक है। कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा रेजिलियंट बनाया जाए। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट कमिट्स टू स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर टू क्रिएट मोर रेजिलियंट, इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो ये कोर ही है एक तरह से। ठीक है। द गोल इज टू इन्हांस प्राइमरी हेल्थ केयर, द हेल्थ वर्कफोर्स एंड एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज टू लेवल्स बेटर देन प्री पेंडेमिक। देखो, हेल्थ पर बात अगर नहीं होगा G20 में भाई, तो कैसे होगा? आपको पता है G20 जो है, उससे पहले ही आपका कोविड पेंडेमिक आया था, कोविड-19 पेंडेमिक, और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कोविड-19 पेंडेमिक। एक तरह से पूरा दुनिया एक स्टैंड स्टिल में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से 200 साल पहले वाला जिंदगी शुरू हो गया। बिल्कुल स्थिरता सब जगह आ गई। ठीक है। तो हेल्थ पर यहाँ पर बात किया गया था कि किस तरीका से ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम जो है, ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अभी जो ऑनगोइंग हमारा एपिडेमिक्स है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, ठीक है, उसके अलावा G20 जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि किस तरीका से हम लॉन्ग कोविड पर रिसर्च करें। ठीक है।
उसके अलावा ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर हेल्थ की बात करें और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात ना करें, आयुर्वेदा की बात नहीं करें, होम्योपैथी की बात ना करें भाई, तो बेकार हो जाएगा। तो इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है उसमें उसमें पुश किया गया था कि किस तरीका से ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेज जो है उसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ किस तरीका से इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है। उसके अलावा वन हेल्थ अप्रोच की बात की गई। वन हेल्थ आपको पता ही है क्या चीज़ है। उसके अलावा ये तो हमारा हो गया हेल्थ केयर के ऊपर क्या डिक्लेरेशन के अंदर है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट्स। ठीक है, फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है और G20 के अंदर इसमें क्या क्या बात हुआ है। फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हैज लेड द फाउंडेशन फॉर ए कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो है ना आपका, ये क्या है, ये जो आपका G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट, ट्रैक का मतलब है यहाँ पर रेगुलेशन से है, ट्रैकिंग से है। तो फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट क्या है, तो ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ मसला है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की जरूरत है दुनिया भर में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाने की जरूरत है। इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है न्यू दिल्ली लीडर्स समिट में। ठीक है, एक तरह से ग्लोबल कंसेंसस इमर्ज हुआ है कि क्रिप्टो असेट को जो है रेगुलेट करना जरूरी हो गया है। ठीक है, G20 leaders have recognized the pressing need for more robust and effective MDBs, multilateral development banks, to address the high developmental demands globally। ठीक है, किस तरीका से जो क्रिप्टो असेट्स हैं उनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है, तो जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं उनका रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द इंडियन स्टैक मॉडल, इंडिया स्टैक मॉडल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एक्नोलेज्ड एज ए प्रोमाइजिंग अप्रोच। ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हुआ था। ठीक है, तो इसकी भी बात आप करेंगे। G20 leaders New Delhi declaration underscores the monitoring of risks associated with of course crypto assets। तो जो रिस्क है उसको कैसे मॉनिटर किया जाए इसका भी बात किया गया। अब हम बात करते हैं अब देखो कुछ जो चीज़ें हुई हैं G20 समिट में ना, वो बायलेटरल जो साइड में जो क्या बोलते हैं उसको, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 समिट कुछ इंडिया के मीटिंग्स हुए थे, बायलेटरल मल्टीलेटरल मीटिंग्स, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया मर्क्यूसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इस पर जो है चर्चा हुई है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो है ना वो राजी हो जाते हैं, उन्होंने वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार करते हैं, वो पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स का नाम लिखा होता है जिस पर प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाएगा, मतलब टैरिफ कम किया जाएगा और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया और मर्कोसुर, मर्कोसुर क्या है, मर्कोसुर एक ट्रेडिंग ब्लॉक है लेटिन अमेरिका कंट्रीज को मिला के, जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे ने मिला के मर्कोसुर बनाया है। तो इंडिया और मर्कोसुर का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2009 से ही चल रहा है, और इसमें यही है कि जो कस्टम ड्यूटीज है वो एक लिस्ट ऑफ जो हमारा गुड्स है उसके बीच में कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो इस पर चर्चा होगा। Climate financing commitment. The declaration emphasized a substantial increase in climate financing, calling for a quantum jump from billions of dollars। इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसमें क्वांटम जंप देखा जाए। ये बिलियन ऑफ डॉलर से काम चलने वाला है नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा। इट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जो है दुनिया भर में आपको लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर को लगभग 2030 से पहले इसको मोबिलाइज करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज 2030 तक अगर आपको डेवलप करना है तो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर जो है आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा। इंडियाज कल्चरल, अब देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हाउ इंडिया by presiding over G20 meeting in 2023 has showcased its cultural power। तो जो सॉफ्ट पावर इंडिया ने दुनिया भर को दिखाया है वो उसमें क्या क्या आप लिखेंगे, तो पहली बात भारत मंडपम का जिक्र करेंगे जहां पर G20 समिट हुआ। तो भारत मंडपम क्या है, ये इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अनुभव मंडपम। ये देखो अनुभव मंडपम ना, ये थोड़ा सा ये क्या है मैं बताता हूँ। अनुभव मंडपम एक तरह का समझिए हमारे एक बासव कल्याण नाम के वो सॉरी क्या नाम है उनका, बासवान नाम के एक हुआ करते थे सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, अब ये बासवान साहब जो थे ये 12th सेंचुरी में कर्नाटका के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने गरीब जो तबका है जो 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 आपका
कास्ट में सबसे नीचे आता था, उनका उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था। ठीक है। और बासवान साहब ने एक अनुभव मंडपम नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते थे, और जो एक तरह से कहिए तो वहाँ पर डिस्कशन होता था, जैसे सोशल इशूज को लेके, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया या कास्ट सिस्टम हो गया, तो उस पर बड़ा ही मीनिंगफुल टाइप का एक डिस्कशन होता था। ठीक है। तो ये था अनुभव मंडपम, ये 12वीं सेंचुरी में ही बनाया हुआ है। ठीक है। बासवान साहब के द्वारा। ठीक है। कर्नाटका के अंदर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर जो है बनाया गया है कल्याण, ये अनुभव मंडपम। ठीक है। तो उसी से इंस्पायर होकर ये भारत मंडपम बनाया गया। हाल ही में आपको याद होगा, सिद्धारमैया जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो हमारा अनुभव मंडपम है, वो दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है। तो एक तरह का ये रिलीजियस कॉम्प्लेक्स था, जहाँ लोग आके डिस्कशन करते थे बहुत सारे सोशल इशूज के ऊपर। ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड नटराज, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, चोला स्टाइल का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। कोणार्क चक्रा ऑफ उड़ीसा सन टेम्पल एंड इमेज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर हर जो आप बात करते हैं ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो मल्टी डिसिप्लिन यहाँ पर पढ़ाया जाता था। थांजावुर पेंटिंग एंड ढोकरा आर्ट, थांजावुर पेंटिंग का तो आपने नाम सुना ही होगा। ढोकरा आर्ट क्या होता है? तो ढोकरा आर्ट एक तरह का वेस्ट बंगाल के अंदर जो है आपका एक नोमैडिक ट्राइब है, उसी के नाम पर ये ढोकरा आर्ट रखा गया। तो लॉस्ट पैक्स टेक्निक वगैरह का यूज करके इसमें जो है डेवलप किया जाता है आपका ब्रॉन्ज स्टैच्यूज वगैरह। ब्रास स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा सिटिंग अंडर ए बोधि ट्री, ये इनलाइटेनमेंट वगैरह का जो है संदेश देता है। ठीक है। डाइवर्स म्यूजिकल हेरिटेज, जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक वगैरह का डिस्प्ले हुआ था। उसके अलावा आप बात करेंगे G20 प्रेसिडेंसी, अब जो आगे चल के जो है वो ब्राज़ील को दे दिया गया है। लुल्ला डी सिल्वा साहब जो है ऑफिशियली इनका प्रेसिडेंसी दिसंबर 1 2023 को इन्होंने ले लिया। ठीक है। व्हाट आर द लेटेस्ट इंडिया और यूएस के बीच में भी जो है साइड लाइन पर मीटिंग हुई थी। तो उसमें क्या बात हुआ था? तो पहली बात की एक रेजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डेवलप करने की बात की गई थी। ठीक है। उसके अलावा रीप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट, इसका आप जरूर जिक्र करेंगे कि इंडिया जो है सपोर्ट्स यूएस रीप एंड रिप्लेस, यूएस के अंदर एक रीप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। ठीक है। और इसका इसका क्या है, इसका इसका मेन मकसद ये है कि चाइना टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको किस तरीका से रिमूव किया जाए, उसको किस तरीका से हटाया जाए, ताकि एक एक जो डर बना हुआ है यूएस के अंदर की जो चाइनीज इक्विपमेंट है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है या स्पाई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसको रीप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट से हटाया, एक तरह से यूएस ने हटाने का काम किया है या हटाने का काम कर रही है, और इंडिया इस बात को सपोर्ट करती है। India and US reaffirmed the commitment to deepen and diversify the India-US major defense partnership। ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में आपको पता है डिफेंस पार्टनरशिप कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो इसका भी एक तरह से इसमें बात की गई है। GF-414 जेट इंजन एग्रीमेंट भी हुआ है। तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इंडिया के अंदर जो GF-414 जेट इंजन है उसको मैन्युफैक्चर किया है उसके। ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एक तरह से समझिए कि डिफेंस कोऑपरेशन जो इंडिया और यूएस के बीच में है, इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ठीक है। क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम जो है ना इंडिया के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ों को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाए। ठीक है। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का पेच आ जाता है, बहुत सारे कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है G414 जेट इंजन एग्रीमेंट, ये उस कदर उस डायरेक्शन में एक बहुत ही स्टेपिंग स्टोन कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको थोड़ा G20 का झलक दिखा दें, G20 है क्या, कैसे क्या, इसके बारे में बताते हैं चलिए। तो G20 जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 1999 में इसको, आप थोड़ा सा एक पेज पर आ जाते हैं भैया मेरे, रुक जाओ। तो ये आपका, तो दुनिया का G20 जो है ना, G20 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जब एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। ठीक है। इसका एम यही है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। ठीक है।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग तो आपको पता ही है कि G20 में हर साल जो है चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होता है। ट्राइका क्या होता है कि अभी कौन प्रेसिडेंट है, पहले कौन प्रेसिडेंट था और बाद में कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है, ये इसी को ट्राइका बोलते हैं। तो अब अभी जैसे इंडिया प्रेसिडेंट है, अगला साल ब्राजील को मिल जाएगा प्रेसिडेंसी, और पहले था इंडोनेशिया। तो ये तीनों मिलके एक ट्राइका कहलाता है। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत लंबी लंबी बातें की गई, लेकिन उनको इन्फोर्स करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है G20 के पास। कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पोलराइजेशन हो जाता है इंटरेस्ट्स का। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में देखो, यूरोप एक तरफ है, चाइना एक तरफ है। चाइना का स्ट्रेटजिक जो है राइज, वो भी G20 को कहीं ना कहीं वो करता है, ठीक है। नाटो का एक्सपेंशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें ये है। G20 इंडिया 2023 में आप क्या बात करें कि 18th G20 समिट था जो जो सितंबर में हुआ, ठीक है। अब जो है इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिला था दिसंबर 1 2022 को, ठीक है। तो दिसंबर 1 2023 को ये G20 प्रेसिडेंसी खत्म हो चुका है, और दिसंबर 1 2023 में ब्राजील को मिल चुका है, ठीक है। और इसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, जो कि महाउपनिषद से लिया गया था। ये है G20 कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको G20 के बारे में हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। ये G20 के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी था। इसके अंदर दो तीन चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही मतलब जवान पर होना चाहिए भाई। इसमें कोई बात ही नहीं है कि नहीं याद है या जो भी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि मेजर आउटकम्स क्या क्या हुए, उसमें आपको अफ्रीकन यूनियन का एडमिट जो हुआ है एज ए 21st मेंबर, उसको ही जिक्र करना है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस दिमाग में होना चाहिए भाई। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तीन चीज़ें याद होना ही होना चाहिए। उसके अलावा G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है। G20 से पहले G20 से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आने का कम ही चांस है समझो। लेकिन आपको इंडिया के अंदर डिजिटल रिवॉल्यूशन का बात हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात हो, तो आप ये इसका जिक्र कर देंगे इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी हुई है भाई। जनधन योजना का क्या अचीवमेंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर कैसे अकाउंट्स ट्रिपल हुए हैं, जैम ट्राइनिटी का क्या अचीवमेंट है, DBT ट्रांसफर में कैसे फ़ायदा हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका है किस तरीका से इसमें इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी सारे स्टेप लिए गए हैं। जैसे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने की बात की गई है। इससे कैसे पेरिस एग्रीमेंट जो है हम अचीव कर पाएंगे, पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं। उसके अलावा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को इंश्योर करने की बात की गई है इसमें। उसके अलावा महाऋषि इनिशिएटिव का इसी में आपको जिक्र करना है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का बात करना है ना। उसके अलावा आपको एमिस और जियोग्लाम का बात करना है। उसके अलावा टेररिज्म का भी न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में चर्चा किया गया, जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो काम हैं उनको सराहा गया है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर रेजिलियंस और रिसर्च बढ़ाने में कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। तो हेल्थ की बात कही गई है, टेररिज्म की बात कही गई है, फूड सिक्योरिटी की बात कही गई है। ये सारी चीज़ों की इसमें बात की गई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। एनवायरनमेंट की बात की गई है। ये सारी चीज़ें फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट्स जो हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पैर फैला रहा है, तो ऐसे में फाइनेंस ट्रैक एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये G20 से जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस का भी चर्चा हुआ था G20 में, ठीक है। इंडिया ने अपना क्या कल्चरल शोकेस किया है इसमें, इसका बात करेंगे। भारत मंडपम, लॉर्ड नटराज का जो स्टैच्यू है, कोणार्क चक्रा, तंजौर पेंटिंग, ये सब बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो US इंडिया का कोलेबोरेशन है उसका बात कर लीजिए। ये आपका हो गया। और G20 के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इस वीडियो के अंदर इतना ही। पहले तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो को बनाने में, ठीक है। इतना लंबा वीडियो था, ठीक है। और अरे सबसे बड़ी बात यार, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है ना, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बताता हूँ कि ये जो कंटेंट हमने लिया है वो दृष्टि IS से लिया है, ठीक है। दृष्टि IS का आप साइट पर जाइए, ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा हूबहू, ठीक है। वहीं से ये लिया गया। कुछ कंटेंट्स को हमने रिमूव किया है, कुछ को ऐड किया है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा 90% कंटेंट है वो दृष्टि IS से है, क्योंकि हमको बड़ा कम्प्रिहेंसिव लगा इसका पूरा कंटेंट, इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्टली अडॉप्ट किया। तो ये हमारा छोटा सा डिक्लेरेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने को लेकर, ठीक है। हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, पूरा कंटेंट जी दृष्टि IS का, ठीक है।
तो वीडियो को भाई लाइक कर दो। चैनल विश्वा बीपीएससी आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो। और शेयर कर दो, जो भी बीपीएससी वाले लोग हैं, जो यूपीएससी वाले लोग हैं, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, वर्क, कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, वर्क फॉर योर ड्रीम। थैंक यू।